Hello viewers, myself is Dr. Neeta and you are watching my channel Learn Literature with Dr. Neeta. So let us begin today's topic. हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जानेंगे पोस्ट कॉलोनियलिज्म के फेमस क्रिटिक होमी के भाभा के बारे में। इससे पहले एक और पोस्ट कॉलोनियलिज्म के जनरल पर्सपेक्टिव पे वीडियो है, तो इस पार्ट को देखने से पहले अच्छा है कि आप उस पार्ट को भी देखें, तो उस वीडियो को भी गो थ्रू करें इससे पहले। और चलिए आज जानते हैं होमी के भाभा के बारे में। Homi K. Bhabha is an Indian-American literary theorist and post-colonial scholar who made a significant contribution to the fields of cultural studies, post-colonial theory and literary studies. Indian-American literary theorist हैं और इन्होंने जो theories दी उसका impact cultural studies में, post-colonial theories में और literary studies में पड़ा। बेसिकली पोस्ट कॉलोनियलिज्म के 3 मेजर एक्सपोनेंट्स माने जाते हैं। नंबर 1 इज़ एडवर्ड सईद, नंबर 2 इज़ होमी के भाभा एंड नंबर 3 इज़ गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक। इन तीनों ने जो भी अपने आइडियाज़ दिए हैं वो पोस्ट कॉलोनियल थियरी का मेजर पार्ट बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये थ्री ही क्रिटिक्स हैं, इसके अलावा भी और क्रिटिक्स हैं, बट दीज आर 3 आर द मेजर्स जिनके बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए ताकि आप पोस्ट कॉलोनियलिज्म को पूरी तरीके से समझ सकें। होमी के भाभा was born on November 1st, 1949 in Mumbai, India. After completing his master's degree in English literature at the University of Bombay, he earned his DPhil on Joseph Conrad from Christ Church, Oxford. तो बनारस से ये ऑक्सफोर्ड चले गए अपनी पढ़ाई के लिए। भाभा ऑक्यूपाइड एकेडमिक पोजीशंस एट वेरियस प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, वहाँ पे इन्होंने पढ़ाया। अब देखिए इनके कई सारे से वर्क्स हैं, इसमें से मैंने सिग्निफिकेंट वर्क्स चुने हैं आपके लिए, और ये रेड कलर से जो लिखा हुआ है वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो इन्होंने इन बुक्स में दिए हैं, और आपको बेसिकली उन कॉन्सेप्ट्स को याद रखना चाहिए जिन्हें मैंने आगे जाके डिस्कस किया है। सो द फर्स्ट वन इज़ ऑफ मिमिक्री एंड मैन, द एम्बिवेलेंस ऑफ कॉलोनियल डिस्कोर्स। इसमें इन्होंने कंसेप्ट ऑफ मिमिक्री को बताया है। अनदर बुक इज़ नेशन एंड नरेशन, इसमें कंसेप्ट कल्चरल हाइब्रिडिटी के बारे में बताई गया है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ मिमिक्री और व्हाट इज़ कल्चरल हाइब्रिडिटी। लोकेशन ऑफ कल्चर में इन्होंने थर्ड स्पेस के बारे में बताया है। हाइब्रिडिटी, मिमिक्री और एम्बिवेलेंस ये टर्म्स भी हैं इनके क्वाइट पॉपुलर। कल्चर इन बिटवीन, इसमें कंसेप्ट ऑफ इन बिटवीन के बारे में बताया है। रिमेंबरिंग फैनन, सेल्फ साइकी एंड कॉलोनियल कंडीशन, इट वाज पब्लिश्ड इन 2001। इन्होंने इसमें कॉलोनियलिज्म, आइडेंटिटी और रेसिस्टेंस के बारे में बताया है। द अदर क्वेश्चन, डिफरेंस, डिस्क्रिमिनेशन एंड द डिस्कोर्स ऑफ कॉलोनियलिज्म, इसमें इन्होंने डिफरेंस, डिस्क्रिमिनेशन और कॉलोनियल लेगेसी इन कल्चरल डिस्कोर्स, यानी कल्चरल डिस्कोर्स में कॉलोनियलिज्म का क्या रोल रहा है उसके बारे में इन्होंने बताया है। रीथिंकिंग अमेरिकन हिस्ट्री इन ए ग्लोबल एज, इसमें इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनाइजेशन ऑन हिस्टोरिकल नैरेटिव्स के बारे में बताया है। Then last one is the commitment to theory. This is also a book that is related to the theories which were given by him. Now study Homi K. Bhabha as a post-colonial critic. As I told you what is post-colonial in the previous video, I told you about what is post-colonial. So Bhabha's work was influenced by his predecessor Edward Said's ideas, particularly in the realm of post-colonial theory. मैंने आपको बताया थे 3 नाम post-colonial critics में। नंबर 1 इज़ एडवर्ड सईद, नंबर 2 इज़ होमी के भाभा, नंबर 3 इज़ गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक। एडवर्ड सईद ने एक बुक लिखी जिसका नाम ओरिएंटलिज्म था, और उस बुक में उन्होंने कई सारे अपने आइडियाज़ और कंसेप्ट दिए, और उन्हीं कंसेप्ट्स को एक्सेप्ट करते हुए इन्होंने उनको एक्सेप्ट किया है होमी के भाभा ने, और उन्हें फर्दर एक्सटेंड और डेवलप किया है।
His work can be seen as an extension and development of the some of the concept introduced by सईद। सईद के जो भी कंसेप्ट हैं उन्होंने होमी के भाभा ने उन्हें एक्सटेंड एंड डेवलप किया अपने वर्क्स में। तो एक एक करके देखेंगे कि सईद की कौन सी बातें इन्होंने एग्री की और उन्हें और ज़्यादा आगे एक्सप्लेन किया। तो देखिए, भाभा agrees with Said's critique of Orientalism, suggesting Western construction of a distorted and essentialized image of the East as exotic, backward and inferior। सईद की इस बात से एग्री करते हैं। सईद ने अपनी ओरिएंटलिज्म बुक में लिखा है कि वेस्ट के लोगों ने अपने आप को सुपीरियर समझते हुए ईस्ट की एक डिस्टॉर्टेड इमेज प्रस्तुत की, जिसमें ईस्ट को हमेशा बैकवर्ड और इन्फीरियर ही माना गया। इस बात से भाभा एग्री करते हैं कि ऐसा उन्होंने किया है। भाभा extends this critique by exploring how colonial discourse constructs the identity of both the colonizer and colonized। भाभा उससे आगे भी बताते हैं कि किस तरीके से जब आइडेंटिटी फॉर्मेशन होता है कि ये पर्टिकुलर देश का है, उसकी ये नेशनल आइडेंटिटी है, वो अंग्रेज़ है या वो इंडियन है, ये जब आइडेंटिटी बनती है तो भाभा कहते हैं कि ऐसे समय में जब किसी देश ने किसी दूसरे देश को अपनी कॉलोनी बना लिया है, जैसे कि आपको पता है कि इंडिया भी ब्रिटिश की ही कॉलोनी था, तो कहते हैं कि उस कॉलोनियल डिस्कोर्स में दोनों की आइडेंटिटी प्रभावित होती हैं, नॉट ओनली द कॉलोनाइजर बट ऑल्सो द कॉलोनाइज्ड, कि कॉलोनाइजर और कॉलोनाइज्ड दोनों की आइडेंटिटी ही प्रभावित होती हैं। कैसे होती है वो आगे देखेंगे। ही एम्फेसाइजेज द कॉम्प्लेक्सिटी एंड फ्लूइडिटी ऑफ आइडेंटिटी इन द कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट। अब इन्होंने कहा कि जैसे अंग्रेज थे एक साइड और एक साइड थे इंडियंस, तो जब अंग्रेज़ों का कल्चर, उनका बिहेवियर, उनका पहनना, उनका ओढ़ना इंडियंस ने देखा तो दे गॉट अफेक्टेड बाय देम। मैं ये नहीं कह रही कि दे एक्सेप्टेड इट, वो उससे प्रभावित हुए और उसमें से कुछ एक्सेप्ट किया, कुछ एक्सेप्ट नहीं किया। सिमिलरली भाभा का मानना है कि ये वन वे प्रोसेस नहीं था कि वो लोग इंग्लिश पीपल से प्रभावित हो रहे थे, बल्कि ये टू वे प्रोसेस था। इधर इंडियन कल्चर की चीज़ें भी उन्हें प्रभावित कर रही थी और अकॉर्डिंगली उनकी पर्सनैलिटीज़ में, उनकी आइडेंटिटीज़ में चेंज आ रहे थे। तो यही वाली बात है कि फिर वो जो नेशनल आइडेंटिटी वाला कंसेप्ट है कि अंग्रेज है तो वो ऐसा ही होगा, वो कंसेप्ट जो है भाभा के हिसाब से ठीक नहीं है। सो इट चैलेंज द एसेंशियलिस्ट रिप्रेजेंटेशन। एसेंशियलिस्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? एसेंशियलिस्ट रिप्रेजेंटेशन उसे कहते हैं कि जब हमने मान लिया कि देखिए ये लिखा है आगे, व्यूइंग आइडेंटिटी एज फिक्स्ड, कि किसी भी व्यक्ति की आइडेंटिटी फिक्स्ड है, इनहेरेंट है एंड बेस्ड ऑन दी एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसके अंदर कुछ विशिष्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी वजह से हम उसकी आइडेंटिटी को ऐसा मानते हैं। अंग्रेज की आइडेंटिटी ऐसी है। अब उन्होंने कहा कि जब ये दोनों कल्चर्स, दोनों लोग आपस में मिले तो इनकी आइडेंटिटीज में कुछ कुछ परिवर्तन हुए। सिर्फ कॉलोनाइजर की आइडेंटिटी में नहीं, बल्कि कॉलोनाइज्ड की आइडेंटिटी में भी परिवर्तन हुआ। और इस तरीके से अगर हम ये कहते हैं कि आइडेंटिटी एक फिक्स्ड चीज़ है तो ये वाली बात गलत है। तो भाभा ने उस बात को जो एडवर्ड सईद ने कही थी वो आगे ले गए और उसे आइडेंटिटी तक ले जाके ये सिद्ध कर दिया कि आइडेंटिटी किसी भी व्यक्ति की कोई फिक्स्ड चीज़ नहीं है। जब कॉलोनियल एनकाउंटर्स होते हैं तो कॉलोनाइज्ड और कॉलोनाइजर दोनों की आइडेंटिटीज़ में चेंज आता है। Said discussed the ambivalent relationship between the colonizer and colonized, while Vawa moves a step further and explore how cultural interactions result in creating a new hybrid identities that challenges fixed categories। देखिए उसी बात को आगे सईद ने कहा था कि एम्बिवेलेंट रिलेशनशिप होती है कॉलोनाइजर और कॉलोनाइज्ड के बीच में, यानी दोनों एक दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करते हैं, दोनों एक दूसरे की
सोच को प्रभावित करते हैं, दोनों एक दूसरे के कल्चर को प्रभावित करते हैं। वही 3 एस्पेक्ट इन्होंने बताए हैं। तो भाभा कहते हैं कि जब कल्चरल इंटरेक्शंस होते हैं तो उसके बाद क्या होता है, रिजल्ट्स इन ए क्रिएशन ऑफ द न्यू एंड हाइब्रिड आइडेंटिटीज। सो दिस टर्म हाइब्रिड आइडेंटिटीज इज क्वाइट पॉपुलर अंडर द नेम ऑफ होमी भाभा एंड वी वुड डिस्कस इट लेटर ऑन। हाइब्रिड आइडेंटिटीज उन आइडेंटिटीज को कहा है जिसमें जब कल्चरल एनकाउंटर्स हुए, दोनों कल्चर एक दूसरे से मिले, तो कई सारे लोगों में क्या हुआ कि कुछ चीज़ें अंग्रेज़ों जैसी हिंदुस्तानियों में, कुछ चीज़ें हिंदुस्तानियों जैसी अंग्रेज़ों में आ गई। तो इस तरीके की जो मिक्स्ड टाइप की आइडेंटिटीज़ थी, कुछ ऐसी आइडेंटिटीज़ बन गई और उन आइडेंटिटीज़ को इन्होंने हाइब्रिड आइडेंटिटीज़ कहा। जब हाइब्रिड आइडेंटिटीज़ हो गई तो वो हाइब्रिड आइडेंटिटीज़ इस बात को चैलेंज करने लगी जो पहले कही जाती थी कि आइडेंटिटीज़ की फिक्स्ड कैटेगरीज हैं। नहीं, फिक्स्ड तो हो सकती हैं, वो हों या ना हो, उसके अलावा हाइब्रिड आइडेंटिटीज़ भी होती हैं। Say's observation of the West exercising its intellectual and cultural domination over the East was elaborated by Bhabha by examining how power operates in the intervening space of the colonial encounter. He gave the concept of third space. सईद ने ये कहा था कि वेस्ट ने अपनी इंटेलेक्चुअल और कल्चरल डोमिनेंस को ईस्ट के ऊपर लगा दिया। मतलब ईस्ट को ये बात मनवाने की कोशिश की वेस्ट ने कि वेस्ट के लोग इंटेलेक्चुअली और कल्चरली उनसे बेटर हैं। भाभा ने उस बात को आगे ले गए। भाभा ने कहा कि चलिए ये वाली बात तो सही है कि वेस्ट ने ईस्ट को प्रभावित करना चाहा, लेकिन एक वो स्थान भी तो था जहाँ पे ईस्ट और वेस्ट मिले। वो स्थान जमीन के स्थान की बात नहीं है, वो स्थान कंसेप्ट के स्थान की बात है और उस स्थान का नाम उन्होंने थर्ड स्पेस दिया। एक और बात कही सईद ने चैलेंज की थी यूरोसेंट्रिज्म। यूरोसेंट्रिज्म के मीनिंग होते हैं कि यूरोप और बेसिकली ब्रिटेन अब सारी चीज़ों को अपने को सेंटर में रख के परसीव करता है, उनको एनालाइज करता है, उन्हें समझता है, उसे सोचता है। यानी उन्होंने कहा कि जितने भी नरेटिव्स लिखे गए, जितनी भी कहानियाँ, किस्से, वो सब जो व्यक्ति पावर में था, और जब कॉलोनियल रूल था तो ब्रिटिशर्स ही पावर्स में थे, तो उन्होंने हिस्ट्री और जो भी नरेटिव्स लिखे, किस्से, कहानियाँ, वो सब उस एंगल से लिखे जिस एंगल से वो देख रहे थे। और आप सभी लोग इस बात को जानते हैं कि चीज़ को देखने का एंगल एक नहीं होता। एक तो वो एंगल है जो पावरफुल व्यक्ति देख रहा है, दूसरा वो एंगल है जो कमज़ोर देख रहा है, कॉलोनाइज्ड देख रहा है। तो भाभा ने कहा कि वो सईद ने कहा कि पहले सारे के सारे यूरोसेंट्रिक नरेटिव्स लिखे गए थे। अब भाभा ने उसे और ज़्यादा डेवलप किया और फिर उन्होंने उसे कल्चर के साथ जोड़ के, कल्चरल स्टडीज़ में हम उस चीज़ की स्टडी करते हैं और आगे भी करेंगे। उन्होंने कहा कि यूरोसेंट्रिज्म थी और किस तरीके से उस कल्चर ने हम कॉलोनाइज के कल्चर को ओवर पावर किया और उस समय क्या क्या घटित हुआ और कैसे कैसे घटित हुआ और उसके क्या परिणाम रहे, ये सारी बात भाभा ने आगे डिटेल में बताई। तो सबसे पहले देखते हैं कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडिटी। हाइब्रिडिटी जैसे मैंने आपको बता दिया, हाइब्रिडिटी मीन्स दो तरीके की चीज़ों का मिल जाना और एक नई तीसरी तरीके की चीज़ का उत्पन्न हो जाना। तो इन्होंने कहा कि पोस्ट कॉलोनियल वेयर डिफरेंट कल्चर्स, ट्रेडिशंस एंड हिस्ट्रीज इंटरसेक्ट, कि जब कभी भी अलग अलग कल्चर, ट्रेडिशंस, हिस्ट्री इंटरसेक्ट करती हैं, इंटीग्रेट करती हैं, तो एक नए प्रकार का कल्चर और नए प्रकार के एक्सप्रेशन बनते हैं और उन्हें ही हम हाइब्रिड कल्चर और हाइब्रिड एक्सप्रेशंस कह सकते हैं। द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडिटी चैलेंजेस फिक्स्ड कैटेगरीज, जो मैंने पहले भी बताया कि जब हाइब्रिड हो गया, मतलब दो चीज़ें मिल गई, तो फिर हम ये तो कह ही नहीं सकते कि फिक्स्ड कैटेगरी है, यहाँ पे ये एक चीज़ है, यहाँ पे ये दूसरी चीज़ है। ऐसा है, यहाँ एक चीज़ है, यहाँ दूसरी चीज़ है, लेकिन जो थर्ड स्पेस है, बीच वाला हिस्सा है, उसमें वो दोनों चीज़ें मिल गई हैं, चाहे वो कल्चर हो, चाहे वो आइडेंटिटी हो।
तो यही बताया है कि द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडिटी चैलेंजेस द फिक्स्ड कैटेगरी। तो फिर फिक्स्ड कैटेगरी की बात नहीं कर सकते, और अगर कर भी रहे हैं हम फिक्स्ड कैटेगरी की बात, तो भी हमें संग में हाइब्रिडिटी की बात करनी पड़ेगी। तो कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडिटी चैलेंजेस फिक्स्ड कैटेगरी। बाइनरी अपोजिशन, पहले चीज़ें बाइनरी अपोजिशन में समझी जाती थी, वाइट है तो ब्लैक है, डे है तो नाइट है, इस तरीके से बाइनरी अपोजिशन में समझी जाती थी। उन्होंने कहा नहीं नहीं, बाइनरी अपोजिशन जैसी कोई चीज़ नहीं है भावा ने कहा, क्योंकि अगर आप बाइनरी अपोजिशन की बात करते हैं तो हाइब्रिड भी तो है ना चीज़ें, जहाँ ना ब्लैक है ना वाइट है, और ब्लैक भी है और वाइट भी है। एंड he also challenged the essentialistic view of culture। essentialistic view of identity मैंने आपको बताया, वैसे ही essentialistic view of culture है। it suggests that there are fixed and timeless qualities। ये मानता है कि हर कल्चर में अपनी फिक्स्ड और टाइमलेस क्वालिटीज़ होती हैं, और उसी की वजह से वो कल्चर यूनिक और डिस्टिंक्ट होता है और दूसरों से डिफरेंशिएट किया जा सकता है। भावा ने कहा नहीं, ऐसा सही नहीं है। कॉलोनियल पीरियड में जब दो कल्चर आपस में मिल रहे हैं तो फिर एसेंशियलिस्ट व्यू ऑफ कल्चर नहीं रह सकता, किसी एक कल्चर की यूनिक क्वालिटीज़ नहीं रह सकती, दोनों कल्चर मिलके एक तीसरे प्रकार का कल्चर बनाएंगे निश्चित रूप से, और दैट वुड बी दी हाइब्रिड कल्चर। देयरफॉर इंस्टेड ऑफ फिक्स्ड एंड एसेंशियलाइज्ड आइडेंटिटीज, इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज में डेवलप हाइब्रिड आइडेंटिटीज। ये मैंने आपको बताया कि इस जब भी कल्चरल एनकाउंटर्स होंगे तो हाइब्रिड आइडेंटिटीज बनेंगी और बनी। इसके मीनिंग आइडेंटिटीज आर फ्लेक्सिबल, वो फ्लेक्सिबल हैं, जैसे जैसे कल्चरल इन्फ्लुएंसेस होते जाएंगे वो चेंज होती जाएंगी, वो इवॉल्व होती जाएंगी, एंड शेप्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ वेरियस कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, और जैसे जैसे उन पे कल्चर के प्रभाव पड़ते जाएंगे वो नई नई तरीके से इवॉल्व होती जाएंगी। तो हम ये नहीं कह सकते कि आइडेंटिटी एक फिक्स्ड प्रकार की होती है, बल्कि इनके हिसाब से, भावा के हिसाब से आइडेंटिटी जो है एक ग्रेजुअली डेवलप होने वाली और फ्लेक्सिबल चीज़ होती है। भावा emphasizes that hybridity can be resisted by the colonial power। अब भावा कहते हैं कि कॉलोनियल पावर्स को ये हाइब्रिडिटी वाली कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। क्यों? कि अगर उन्होंने हाइब्रिडिटी के कंसेप्ट को एक्सेप्ट कर लिया, इट डिसरप्ट्स एस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स एंड फिक्स्ड आइडेंटिटीज़। तो फिर जो फिक्स्ड आइडेंटिटीज़ है अंग्रेज वाली आइडेंटिटी है, फिर तो वो डिसरप्ट हो जाएगी, फिर तो फिक्स नहीं रहेगी, और वो कॉलोनियल पावर्स हमेशा चाहती हैं कि उनकी आइडेंटिटीज फिक्स्ड रहें, लेकिन ऐसा होता नहीं है अकॉर्डिंग टू भावा, एंड कैन सबवर्ट द अथॉरिटी ऑफ द कॉलोनाइजर। और अगर ऐसा वो मान लें कि आइडेंटिटीज हाइब्रिड हो गई हैं, तो इसका मतलब उनकी, अगर वो ये मान लेते हैं तो उनकी अथॉरिटी भी डाउन आएगी, और ऐसा वो कहीं नहीं चाहेंगे। It means hybridity adds complexity to our understanding of culture। तो जो कल्चर, एक कल्चर माना जाता था कि ये अंग्रेजों का कल्चर है, ये इंडिया वालों का कल्चर है, अब जब कल्चरल एनकाउंटर्स हुए, दोनों कल्चर मिले, तो क्या हुआ? एक हाइब्रिड कल्चर बना। और हाइब्रिड कल्चर को समझना एक कॉम्प्लेक्स बात है, क्योंकि हाइब्रिड कल्चर में डिफरेंट प्रकार की चीज़ें दोनों कल्चर से इंक्लूड होती हैं। इट एक्नॉलेजेस दैट कल्चरल फॉर्म्स आर नॉट स्टैटिक। और फिर जैसे बताया मैंने कि कल्चरल इन्फ्लुएंस पड़ता रहता है, एक कल्चर का दूसरे पे, दूसरे कल्चर का पहले पे। तो इस तरीके से कल्चर भी क्या होता है? इवॉल्व होता रहता है। तो कल्चरल फॉर्म्स आर नॉट स्टैटिक अकॉर्डिंग टू भावा। कल्चर भी कोई स्टैटिक चीज़ नहीं है, और होमोजिनस, ये होमोजिनस भी नहीं है कि एक ही प्रकार की चीज़ें, जैसे अंग्रेज़ों की है तो अंग्रेज़ों वाली, या हिंदुस्तानियों की तो हिंदुस्तान वाली, या किसी भी कंट्री की है, तो वैसा नहीं होगा। बट आर शेप्ड बाय द इंटरेक्शन। कल्चर चेंज होता रहता है बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शंस, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ द माइग्रेशन, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, वहाँ की चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो कल्चर इज ग्रेजुअली taking the different shapes, and the various historical processes also make their impact on the culture।
Hybridity emphasizes the diversity and multiplicity within culture. इस तरीके से आप अगर माने तो ये कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडिटी बताता है कि कल्चर में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी हो सकती है और बहुत ज़्यादा मल्टीसिप्लिसिटी हो सकती है, क्योंकि कल्चर कोई ठहरी हुई चीज़ नहीं है, वो ग्रेजुअली इवॉल्व हो रहा है। क्यों इवॉल्व हो रहा है? क्योंकि बहुत सारे से इंटरेक्शंस हो रहे हैं, माइग्रेशन की वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, हिस्टोरिकल प्रोसेसेस इम्पैक्ट कर रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई द थिंग्स आर ग्रेजुअली चेंजिंग। भावा एक्सटेंड्स द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडिटी टू लैंग्वेज एंड डिस्कोर्स। भावा ने कहा कि ये सिर्फ कल्चर और आइडेंटिटी के साथ नहीं है, बल्कि लैंग्वेज में भी हाइब्रिडिटी हो सकती है। और जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे हिंदी और इंग्लिश मिलके आप जान रहे हैं कि हिंदी अलग चीज़ है, इंग्लिश अलग चीज़ है, बट नाउअडे हाइब्रिड काइंड ऑफ लैंग्वेज हैज़ डेवलप्ड विच इज़ नोन एज इंग्लिश। समथिंग ऑफ हिंदी इज देयर एंड समथिंग ऑफ इंग्लिश इज देयर, सो वी आर ऑल्सो यूजिंग एट दिस टाइम इंग्लिश so that you can easily understand it. Linguistic practices can also be hybrid, making the language a tool of cultural transformation. और इस जरिए से लैंग्वेज पे जब आप हाइब्रिडिटी वाला इम्पैक्ट पड़ता है तो वो एक टूल की तरीके से काम करती है, जिससे कि ग्रेजुअली कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। Hybridity is marked by ambivalence, where cultural forms are simultaneously accepted and resisted. This is another term, ambivalence, which we would discuss later on. तो ambivalence की मीनिंग है कि जो कल्चरल फॉर्म्स हैं वो कल्चर जो है कल्चरल फॉर्म्स जो हैं वो साइमल्टेनियसली एक्सेप्टेड एंड रेसिस्टेड। फॉर एग्जाम्पल यू कैन अंडरस्टैंड इट लाइक दिस कि जैसे जब भी इंडियन और वेस्टर्न कल्चर टकराया तो कुछ चीज़ें तो वेस्टर्न कल्चर की एक्सेप्टेबल हैं, एक्सेप्ट करते हैं हम, बिकॉज दे आर गुड और दे आर अपीलिंग टू अस, बट साइमल्टेनियसली समथिंग इज रेसिस्टेड। सच काइंड ऑफ प्रोसेस इज नोन एज एम्बिवेलेंस। इट इज वी आर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग इट साइमल्टेनियसली। Now another is the concept of third space। जैसे मैंने आपको बताया कि थर्ड स्पेस एक कंसेप्चुअल स्पेस है। जब दो कल्चर मिलते हैं तो मान लीजिए एक कल्चर इस साइड, एक कल्चर इस साइड, और उनका जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है दैट इज द थर्ड स्पेस। इट इज ए कंसेप्चुअल स्पेस दैट इमर्जेस इन बिटवीननेस। अब in betweenness is also a term used by Bhava. In betweenness is the term for that third space, जहाँ in betweenness means both the cultures are making a contact. That is a contact zone. To understand it easily, आसानी से समझिए, आपके contact zone है जहाँ ईस्ट और वेस्ट या जो कोई से भी कल्चर हैं वो दो आपस में एनकाउंटर कर रहे हैं। अब आप उस जगह के बारे में सोचिए जहां दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट में आए। आप उसे क्या कहेंगे? आप उसे कहेंगे ये कॉलोनाइजर का स्पेस है? नहीं, ये कॉलोनाइज्ड का स्पेस है? नहीं, इस स्पेस में दोनों चीज़ें रह रही हैं। वही वाली बात आप समझ लीजिए कि रात और दिन जिस समय मिलते हैं उस क्षण को आप क्या कहते हैं? हमने शाम नाम दे दिया, शाम तो एक बड़ा सा प्रोसेस, लेकिन जिस समय वो दोनों मिलते हैं, अगर आपसे पूछे कोई रात है ये कि नहीं, क्योंकि अभी तो उजाला है, और आपसे पूछे कोई दिन है, नहीं अब तो अंधेरा होने लगा है, तो वो जो कांटेक्ट पॉइंट होता है दैट इज हाइब्रिडाइज्ड पॉइंट, दैट इज द थर्ड स्पेस, दैट इज द कांटेक्ट जोन। और उसमें हम नहीं कह सकते कि इसमें सारी कॉलोनियल क्वालिटीज़ हैं या कॉलोनाइज्ड वाली क्वालिटीज़ हैं। थर्ड स्पेस डायनेमिक होता है हमेशा, क्योंकि उसमें परिवर्तन होते रहते हैं, क्योंकि दोनों कल्चर में से कोई चीज़ इधर इंटरेक्ट कर रही है, कोई चीज़ इधर इंटरेक्ट कर रही है। तो देखिए, थर्ड स्पेस इज ए डायनेमिक साइट फॉर कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन एज डिफरेंट कल्चरल एलिमेंट्स कम इनटू कांटेक्ट, disrupting the established norms and power structure, allowing the emergence of the new hybrid cultural expression, identities and discourses। तो इस तरीके से न्यू कल्चर हाइब्रिड कल्चर बनता है, न्यू काइंड ऑफ आइडेंटिटीज़ बनती हैं, दे आर ऑल्सो हाइब्रिड आइडेंटिटीज़, एंड न्यू काइंड ऑफ डिस्कोर्सेज बनते हैं, दे आर ऑल्सो हाइब्रिड डिस्कोर्सेज। So such kind of cultural studies have been done by Bhava.
भावास कंसेप्ट ऑफ थर्ड स्पेस सबवर्ट बाइनरी अपोजिशन, जैसे मैंने वहाँ हाइब्रिडिटी में बताया, तो बाइनरी अपोजिशन वाले कंसेप्ट को ये छोड़ देते हैं। अब ये नहीं समझते कि ये कॉलोनाइजर है या कॉलोनाइज्ड है, ये सेंटर है या मार्जिन है, ये सेल्फ है और अदर है, बल्कि ये इसमें दोनों चीज़ें मिक्स रूप में रहती हैं। It challenges the fixed and hierarchical structure that are often imposed in the colonial encounters. तो fixed identities, fixed culture और fixed discourse के बारे में के भ्रम को भावा का ये कंसेप्ट जो है थर्ड स्पेस वाला, हाइब्रिडिटी वाला तोड़ देता है। Another concept is mimicry. In his essay of Mimicry and Man, Bhabha introduces the concept of colonial mimicry. Mimicry जैसे आप जानते हैं नकल को कहते हैं, और ऐसा अक्सर होता है when colonized subject imitate और mimic the cultural practices of the colonizer। के देखिए, जिस व्यक्ति ने हमारे ऊपर अपना डोमिनेंस किया, जैसे अंग्रेज आए और ब्रिटिश पीपल ने इंडियंस को डोमिनेट किया, तो ये एक टैक्टिस होती है हमेशा कॉलोनाइज्ड की कि हम कैसे भी उस कॉलोनाइजर वाले पार्ट में एंट्री पा सकें, और एंट्री पाने के लिए हमें उनके जैसा होना होगा, उनके जैसा होने के लिए उनकी नकल करनी होगी। तो ऐसा अक्सर होता है वेयर कॉलोनाइज सब्जेक्ट्स इमिटेट, नकल करते हैं द कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ द कॉलोनाइजर, ये दिखाने के लिए कि हम भी आपके जैसे हैं, उन्हीं सारी कल्चरल प्रैक्टिसेस को वो अपना लेते हैं। लेकिन अब समझिए उससे आगे उन्होंने क्या बताया। मिमिक्री इज नॉट ए सिंपल रेप्लिकेशन, मिमिक्री में सिंपल नकल नहीं होती, रादर इट पजेसेस एन एलिमेंट ऑफ सबवर्जन एंड आयरनी। उसमें सिर्फ नकल करना चाहत नहीं होता, उस नकल के पीछे भी कुछ इच्छाएं छुपी रहती हैं। या तो हमें उसे बेइज्जत करना है, या फिर ये वाली बात है कि मिमिक्री करने से हम उस के कल्चर में इंक्लूड हो जाएं। तो देखिए यही बात उन्होंने बताई, इट रिफ्लेक्ट्स द डिज़ायर फॉर इंक्लूजन, हमें भी इंक्लूड होना उसी कल्चर में जो डोमिनेंट वाला कल्चर है, इसलिए मिमिक्री की जाती है। वाइल मेंटेनिंग ए डिग्री ऑफ कल्चरल ऑटोनॉमी, बट उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखा जाता है कि भाई देखिए हम उस डोमिनेंट कल्चर में एंट्री तो पा जाएंगे, बट वहाँ के लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो हमें अपनी कल्चरल ऑटोनॉमी को भी बना के रखना है। तो साइमल्टेनियसली ये दो डिज़ायर वर्क करती हैं कि एंट्री भी करो और अपनी आइडेंटिटी को भी प्रोटेक्ट रखो। सो मिमिक्री इस तरीके से वर्क करती है, लीड्स टू द कोलैप्स ऑफ कॉलोनाइजर्स अथॉरिटी। अगर हम नकल करके उस तरीके की कल्चरल प्रैक्टिसेस को अपना लिया, तो ये चीज़ें जो हैं निश्चित रूप से कॉलोनाइजर की अथॉरिटी को ख़त्म कर देंगी, और कॉलोनाइजर ऐसे कभी नहीं चाहता। एंड चैलेंज द नोशन ऑफ फिक्स्ड कॉलोनियल आइडेंटिटी, और फिर ये जो फिक्स्ड कॉलोनियल आइडेंटिटी वाला कंसेप्ट है ये चकनाचूर हो जाएगा, और हो गया था भी उस समय। लेकिन कॉलोनाइज़र ये बात कभी एक्सेप्ट नहीं करते, वो कभी, इसीलिए ऐसा आप देखिए हमारे आपने स्टोरीज़ पढ़ी होंगी, इसीलिए ऐसा हुआ कि अंग्रेज़ों ने कभी भी अपने बराबर नहीं समझा इंडियंस को, भले इंडियंस उनके कल्चर को भी एक्सेप्ट कर लिए, उनकी तरह अंग्रेजी भी बोल लिए, उनकी तरह चलने बोलने उठने सब कुछ करने लग गए, लेकिन तब भी उन्हें अपने बराबर नहीं माना। क्यों? बिकॉज दे वर फेवरिंग ए फिक्स्ड कॉलोनियल आइडेंटिटी। अगर वो ये मान लेंगे कि ये हमारे बराबर या हमारे जैसे हो गए, तो फिर उनकी अथॉरिटी रहने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। बट कॉलोनाइज्ड ने, और कॉलोनाइज्ड हमेशा ये कोशिश करता है मिमिक्री के थ्रू कि वो उस कॉलोनाइजर वाले कल्चर में एंट्री पा जाए। Mimicry leads to the collapse of colonizers' authority and challenges the notion of fixed colonial identity. Mimicry helps in the emergence of hybrid identities and culture. Mimicry भी helpful होती है हाइब्रिड आइडेंटिटीज़ के लिए। देखिए, जब एक कल्चर का व्यक्ति दूसरे कल्चर को एक्सेप्ट कर रहा है थ्रू मिमिक्री, तब भी तो उसकी आइडेंटिटी हाइब्रिड ही हुई, उसकी आइडेंटिटी में कुछ दूसरे कल्चर के एलिमेंट्स इंक्लूड हो गए,
और इस तरीके से इट डिस्टर्ब्स द बाइनरी डिस्टिंक्शन बिटवीन द कॉलोनाइजर एंड द colonized, creating a third space that is neither fully one or the other. This concept one and other was also there in Edward Said's Orientalism, जहाँ पे वेस्ट ने अपने आप को वन और बाकी सारे कंट्रीज़ को जो कॉलोनाइज्ड थे उन्हें अदर माना है। अगर कि मिमिक्री के थ्रू वो वहाँ पहुँच गए तो फिर वन और अदर वाला कंसेप्ट तो रहेगा नहीं। यही बात भाभा बताना चाहते हैं। Another term which is there is ambivalence. As I told you, it refers to the simultaneous attraction and repulsion felt by the individual and community in relation to the colonial power. Colonial power की तरफ साइमल्टेनियसली हम उनकी कुछ चीज़ों को अच्छा भी समझ रहे हैं और कुछ चीज़ों को अच्छा नहीं समझ रहे, एक साथ ऐसा होता है। भाभा एक्सप्लोर्स द एम्बिवेलेंस इनहेरेंट इन द कॉलोनियल एनकाउंटर। भाभा कहते हैं कि अगर कॉलोनियल एनकाउंटर होगा, मतलब दो कल्चर्स मिलेंगे, तो फिर एम्बिवेलेंस वाली बात तो होगी ही, और एम्बिवेलेंस वाली बात भी होगी, कंसेप्ट ऑफ मिमिक्री भी होगा और हाइब्रिड पर्सनैलिटीज़ भी बनेंगी। इट मीन्स ऑल दीज थ्री टर्म्स, एम्बिवेलेंस, हाइब्रिडिटी, मिमिक्री, ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। दिस एम्बिवेलेंस रिफ्लेक्ट्स द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ colonial and post-colonial encounters where cultural meanings are challenged. एम्बिवेलेंस मतलब अट्रैक्शन और रिपल्शन साथ साथ। तो जब ऐसा साथ साथ हुआ तो फिर जो जिस चीज़ से अट्रैक्ट हुए थे वो एक्सेप्ट कर ली गई, जो रिपल्शन हुआ था उसका कोई मतलब नहीं, लेकिन जो एक्सेप्ट कर ली तो कहने का मतलब एक कल्चर के मीनिंग तो चेंज हुए क्योंकि उसमें दूसरा कल्चर थोड़ा सा इनकॉर्पोरेट कर गया। तो एम्बिवेलेंस भी वही वाली बात है कि जो फिक्स्ड आइडेंटिटीज, फिक्स्ड कल्चर वाला कंसेप्ट है उसको उसके चैलेंज करता है। This concept adds complexity to the analysis of subjectivity and resistance. And when we analyze ambivalence or when we think in terms of ambivalence, then it becomes a little bit difficult to understand the subjectivity and resistance, because attraction and repulsion would depend on the person or on the community. As individuals used to experience conflicting emotion and responses to the colonial legacies. So, the concept of culture or concept of understanding this ambivalence becomes a little bit complex to understand when we see that the individual experience the conflicting emotion and responses to the colonial legacy. So, it means अंग्रेजों की तरफ colonial legacies means अंग्रेजों की तरफ हमारे जो emotions और feelings थी वो conflicting type की थी। Conflicting is something of them was attracting us and something of them was having the feeling of repulsion towards them. So this concept gets a little bit complex to understand because of these contradictory feelings which are arising in the colonized simultaneously. So these were the terms which were defined by Homi K. Bhabha, or I think you would be able to understand Bhabha up to an extent, but still there are some other terms जिसके लिए मैं कभी और वीडियो बनाऊंगी, but significant terms यहाँ सारे पूरे होते हैं, and thanks for your patience listening.